अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर ज़ुबाला यासिर लुत्फ़ी एक नए टॉपिक के साथ ओपीडी प्रोग्राम में आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हमने बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जो है वो चूज़ किया है और उसका नाम है चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। चाइल्डहुड न्यूट्रिशन टॉपिक सेलेक्ट करने की एक वजह ये थी कि मुझे बहुत सारे पेरेंट्स की ईमेल आती हैं और कॉल्स आती हैं और वो मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। आज मैंने ये सोचा कि हर तरह का सवाल जो है मैं इस टाइम में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी ताकि वालिदैन के जो मसाइल हैं बच्चों की खुराक के हवाले से उनको हम दूर कर सकें। सबसे पहली चीज़ तो जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ सोसाइटल इश्यूज़ बहुत सारे हैं। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि अच्छा ख़ासा बच्चा खेल रहा कूद रहा होता है और उसकी सेहत भी बज़ाहिर ठीक होती है, काफ़ी एक्टिव बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद अक्सर व बेशतर पेरेंट्स जो हैं वो मेरे पास सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे का वज़न ज़्यादा नहीं है और इसके वज़न को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं पेरेंट्स से सवाल ये पूछती हूँ कि क्या आपको ऐसे किस चीज़ से ये अंदाज़ा हुआ कि आपका बच्चा कमज़ोर है और वो क्या उसकी कोई एक्टिविटीज़ में कमी है या वो बेहतर तरीके से अपने क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहा या आपको ऐसा मालूम हो रहा है कि वो घर में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, बहुत डल है। तो अमूमी तौर पे वालिदैन का जो जवाब होता है वो ये होता है कि नहीं ऐसा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन देखने वाले लोग ये कहते हैं कि हमारा बच्चा कमज़ोर है। तो आज मैं उन वालिदैन को मुखातिब करके सबसे पहले इस चीज़ को समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए बच्चे का एक्टिव होना ये बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप ये देखें कि बच्चा आपका मोटा कितना है, उसका वज़न कितना है। एक बात है कि जो कुछ भी आप अपने बच्चे को खिलाते हैं वही उसका फ्यूचर होता है, वही उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है। हम कोशिश करते हैं कि तली हुई चीज़ें उसको खिलाई जाएं, उसको बटर खिलाया जाए, मक्खन का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं और ज़्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए हर बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाता है, जितनी उसके मैदे में गुंजाइश होगी उतनी ही ग़िज़ा को वो खाएगा। इस चीज़ को हमें मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए कि हमें बच्चे का वज़न बढ़ाना है और वज़न बढ़ने के बाद वो बच्चा सेहतमंद कहलाएगा। अमूमी तौर पे वालिदैन ये गलती करते हैं कि बच्चे को इतना खिलाना शुरू कर देते हैं कि उसको ज़्यादा खाने की आदत हो जाती है और फिर जब वो अपने 30s में आता है तो उसको खाने की आदत की वजह से उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। जब बच्चा है वो तो उस वक्त में उसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो खेल रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो जो कुछ भी वो कंज्यूम कर रहा है, जो कुछ भी वो खा रहा है, वो तमाम का तमाम जो है वो बर्न हो रहा है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, उसका लाइफ स्टाइल जो है वो सेडेंट्री होता चला जाता है, तो उस वक्त में आपको ये अंदाज़ा होता है कि अब उसका वज़न बढ़ रहा है, हालांकि खुराक तो वही है। तो इस चीज़ को मैं वालिदैन से दरख्वास्त करती हूँ कि इस चीज़ को बहुत गौर से देखें कि आपका बच्चा अगर सुबह दोपहर शाम प्रॉपर्ली खाना खाता है और उसके बाद भी वो मोटा नहीं है तो वो हेल्दी है। तो इस हवाले से परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे अपनी उम्र के साथ साथ अपनी हाइट भी बढ़ा रहे होते हैं, तो उस वक्त उनकी नशोनुमा का टाइम है, उनकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वो तमाम चीज़ें कंज्यूम हो जाती हैं। तो इस तरफ से परेशान ना हो, एक हेल्दी वेट ज़रूर होना चाहिए, अंडर वेट नहीं होना चाहिए, एक हेल्दी वेट ज़रूर होना चाहिए और आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका बच्चा एक्टिव कितना है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर वो एक्टिव है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको परेशान होने की क़तन ज़रूरत नहीं है और उसको तली हुई, बिलख़ुसूस तली हुई चीज़ें खिलाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है कि आपका बच्चा सिर्फ देखने में मोटा लगे। दूसरी चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी वो ये थी
कि अक्सर और बेशतर हम अब जो देख रहे हैं बच्चों का रुझान जो है वो क्या है। पहले आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और इस पे फोकस भी करते थे पेरेंट्स। अब इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसके भी बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। लेकिन इंडोर एक्टिविटीज़ की वजह से, और वो भी इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादातर आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपका टीवी हो गया, इन तमाम चीज़ों के साथ बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं और उनका ज़्यादातर बैठने का सिस्टम है और वो लाइफस्टाइल वो एक्टिव इस तरह से नहीं है जिस तरह से हुआ करता था। या कुछ पेरेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों का लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव रहे। ये एक बहुत अच्छी बात है। हम अमूमी तौर पे ये देखते हैं कि आजकल का बच्चा खाना भी खाता है तो वो टीवी के सामने बैठ के खाता है या वो मोबाइल देख के खाता है, और पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा तो मोबाइल देखे बगैर खाना खाता ही नहीं, हम क्या करें। तो ये चीज़ टोटली पेरेंट्स के हाथ में होती है कि वो उस बच्चे को मोबाइल देख के खाना खिलाने की आदत कौन डाल रहा है। पेरेंट्स ही डाल रहे हैं। वो बच्चा, उसको नहीं पता, जब वो दुनिया में आया था तो उसको नहीं पता कि मोबाइल देख के खाना खाना था। तो ये पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। और आप यकीन कीजिए कि मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे कि जो बहुत हद तक इन तमाम चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं और कर लेते हैं। तो बच्चे के साथ आप, जब बच्चा खाना खा रहा हो उसके साथ आप हेल्दी कम्युनिकेशन करें, उसके साथ बातें करें, उसके साथ मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे गुफ्तगू करें, रादर देन कि आप उसको टीवी और मोबाइल खोलकर उस वक्त में दे देते हैं। ये चीज़ें बच्चे के मेटाबॉलिक रेट में भी इफ़ेक्ट डालती हैं। टीवी देख के खाना खाना और ये तमाम चीज़ें हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो इस चीज़ की कोशिश करें कि बच्चा आपका फ़िज़िकली एक्टिव रहे और आप उसके लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करें कि जिसके साथ जो है वो अपनी लाइफ को वो इन्जॉय कर सकें। एक बहुत अहम मसला, और वो मसला अमूमी तौर पे ये होता है कि बच्चे के लंच बॉक्स में हम क्या रखें। ज़्यादातर जो मैंने मुशाहिदा किया है और देखा है, तो अमूमी तौर पे लंच बॉक्सेस में बच्चों के या तो बिस्किट्स आते हैं या कोई जो है वो स्नैक होगा, चिप्स होंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लंच बॉक्स के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। अगर मैं एक बिस्किट्स की बात करूं तो बिस्किट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं, हर तरह का बिस्किट अवेलेबल है। लेकिन थोड़ी सी बात हम बिस्किट्स की प्रिपरेशन पे कर लेते हैं। बिस्किट्स आखिर बनते किस तरह हैं और बिस्किट्स के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं। देखें, बिस्किट्स जो हैं वो इंतहाई उसके अंदर फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लो फैट बिस्किट्स भी आते हैं, हाई फाइबर बिस्किट्स भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लो फैट बिस्किट्स भी जो हैं उसके अंदर फ़ैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और बिस्किट्स जो है वो बग़ैर फ़ैट के बनते ही नहीं हैं। और वो फ़ैट भी हाइड्रोजनेटेड फ़ैट होता है, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी बॉडी में जमने की सलाहियत रखता है। बिस्किट जो है उसके अंदर आपका मैदा शामिल होता है, चिकनाई शामिल है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर उसके अंदर मौजूद होती है और उसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो बिस्किट जो है वो आपको फ़ैट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हम अपने बच्चों को हेल्दी ग़िज़ा दें, और हेल्दी ग़िज़ा का मतलब ये होता है कि आप उनको प्रोसेस्ड फूड ना दें ज़्यादा, उनको होममेड फूड प्रोवाइड करें। आपने एक हाफ़ रोल दिया और आप समझते हैं कि बच्चों की न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ जो हैं वो पूरी हो गई, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। न्यूट्रिएंट्स में आपको प्रोटीन भी प्रोवाइड करना है, उनको कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड करना है और फ़ैट भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज़ के अंदर फ़ैट कंटेंट ही बहुत ज़्यादा होगा, बेतहाशा होगा, तो वो बैलेंस नहीं होगा। तो अगर हम एक हाफ़ रोल खिला के और हम ये समझते हैं कि हमने बच्चे को सब कुछ दे दिया, तो ये एक गलत अप्रोच है। बिस्किट्स आप बच्चे को अगर दे रहे हैं तो आप साइड लंच के तौर पे दे सकते हैं, लेकिन मेन लंच के तौर पे आप उनको ये नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ ये कि बहुत बेहतर होता है कि आप बिस्किट्स के बजाय रोटी कंज्यूम करें।
आपको रोटी उतनी कैलोरीज नहीं देता जितनी आपको बिस्किट्स का हाफ रोल दे देता है। अगर आप हाफ रोल बिस्किट का कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपको तकरीबन 2 रोटियों जितनी कैलोरीज दे देता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कैलोरीज आप प्रोटीन और कार्ब से नहीं हासिल कर रहे हैं, वो कैलोरीज आप फैट से हासिल कर रहे हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ कैलोरीज हासिल करना नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम कैलोरीज को सही सोर्स से हासिल करें, प्रोटीन से हासिल करें, कार्ब से हासिल करें। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा मेन एनर्जी सोर्स है, यानी कि हमारी बॉडी को जो कैलोरीज मेनली चाहिए होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट से चाहिए होती हैं, वो फैट से नहीं चाहिए होती। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि हम फैट से वो कैलोरीज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, बच्चे आलू खा सकते हैं, बॉयल आलू आप उनको मैश करके किसी भी फॉर्म में बना कर दें। जब आप उसको फ्राई करते हैं तो उसके अंदर कैलोरीज डबल ट्रिपल हो जाती हैं, लेकिन वो कैलोरीज बेसिकली आ कहाँ से रही हैं? वो कैलोरीज आपकी फ़ैट से आ रही हैं। इस वजह से क्योंकि जब आपने उसको डीप फ्राई किया तो उसके अंदर फ़ैट कंटेंट बढ़ गया और अल्टीमेटली उसकी कैलोरी काउंट बढ़ गए। लेकिन वो कैलोरीज आपने बच्चे को कैलोरीज तो दे दी, लेकिन सोर्स ऑफ कैलोरीज इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो आपको कैलोरी सोर्स देखनी चाहिए कि आप किस सोर्स से कितनी कैलोरीज बच्चे को दे रहे हैं। हमें बैलेंस्ड जो पैटर्न है वो हमें बनाना है और उसके लिए पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनको अवेयरनेस नहीं होगी तब तक जो है वो इस चीज़ को परसू किस तरह से करेंगे। जब तक उनको पता ही नहीं होगा कि उनको एक प्लेट को बैलेंस किस तरीके से करना है, तब तक वो उस बच्चे के लंच बॉक्स के अंदर एक बैलेंस मील किस तरह रखेंगे। तो लंच बॉक्स जब आप डिज़ाइन करें या बनाएं तो उस लंच बॉक्स के अंदर आपको देखना ये है कि आपने कार्ब का पोर्शन रखा है कि नहीं रखा, आपने प्रोटीन का पोर्शन रखा है कि नहीं रखा, आपने फ़ैट का पोर्शन रखा है कि नहीं रखा। अगर आपके ये तीनों पोर्शंस कंप्लीट हैं तो उसके बाद आप उनके लंच बॉक्स के अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की कुछ क्वांटिटी ज़रूर ऐड करेंगे, तब जाके उनका लंच बॉक्स जो है वो कंप्लीट होगा। और बेहतर ये होता है कि बच्चों का लंच बॉक्स जो आप ख़रीदें उसके अंदर पार्टीशंस हो। जब पार्टीशंस होते हैं तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लेते हैं। तो स्नैक्स आइटम जो है वो बच्चों को ना दें, चिप्स, ये बिस्किट्स, बेतहाशा फ्रेंच फ्राइज़, ये तमाम चीज़ें उनकी आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेंगी। जो कुछ भी आज आप इनको खिलाएंगे वो सब कुछ आपको आफ्टर सम टाइम्स नज़र आएगा। ये हार्ट अटैक होना, ये हाइपरटेंसिव होना, ये तमाम चीज़ें रिलेट करती हैं कि आपने बचपन में खुराक खाई क्या है, आपकी क्या क्या फूड इनटेक थी। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से होती हैं और फिर आपके इस एज में जाके आपकी सेहत को मुतासिर करती हैं। तो लंच बॉक्स मैंने आपको बताया कि आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है और प्रोटीन, कार्ब और फैट्स का ये समझना कि इसकी कितनी सर्विंग होनी चाहिए। इसके लिए आप हमारी पहली एपिसोड ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं होल ग्रेन की। होल ग्रेन बेसिकली क्या है? जब हम गंदम की बात करते हैं या किसी भी सीरियल की बात करते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि उस सीरियल के अंदर उसका फ़ाइबर मौजूद होना चाहिए। तो होल ग्रेन्स के हवाले से मैं आपको ये बता रही थी कि मैदा जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फ़ाइबर कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है। इसकी बनिस्बत आप होल ग्रेन फ्लावर जो है वो खाएं, यानी चक्की का आटा जिसको हम कहते हैं। ये एक बेहतर चॉइस है, एक बेहतर ऑप्शन है। तो उसमें फ़ाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और फ़ाइबर जो है वो खाना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बनिस्बत इसके कि हम फ़ाइन आटा कंज्यूम करें, हमें जो है वो चक्की का आटा कंज्यूम करना चाहिए, जिसको हम होल ग्रेन फ्लावर बोलते हैं। इसमें होल ग्रेन फ्लावर जो है वो किसी के भी हो सकते हैं, वो बार्ले का भी हो सकता है, वो ओट का भी हो सकता है, वो कीनवा का भी हो सकता है। इन तमाम को आपको होल फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है, फ़ाइन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फ़ाइन के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और फिर अल्टीमेटली वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप होल व्हीट कंज्यूम करेंगे तो उसके अंदर फ़ाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा है और फ़ाइबर को शुगर में कन्वर्ट होने में टाइम लग जाता है।
तो उससे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल जो है वो एकदम से जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता। तो बच्चों को भी आप यही कोशिश कीजिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो मिडिल एज्ड हैं या उनकी एज बढ़ रही है तो वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। बच्चों के लिए भी वैसी ही हेल्दी चॉइसेस होती हैं जैसी कि बड़ों के लिए होती हैं। हम बच्चों को बचपन से मैदा खिलाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अगर हम ये अज्यूम करें कि 35 साल की उम्र के बाद वो एकदम से चक्की के आटे की तरफ आ जाएंगे, तो ये ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं, ये ईटिंग पैटर्न्स जो होते हैं, ये बचपन से ही बनाए जाते हैं। ये बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है ताकि उसके बाद वो अपनी लाइफ स्टाइल को उसी तरीके से ऑप्ट कर सकें। आप अगर उनको ज़्यादा नूडल्स, ज़्यादा पास्ता, ये तमाम चीज़ें देंगे तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़ाइन आटे से बनती हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर आप उनको वंस इन अ वीक दे रहे हैं ये तमाम चीज़ें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आजकल बच्चा जो है वो इस तरफ उसका रुझान बहुत हो गया है कि वो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे हमारे यहाँ रेसिपीज़ में जिद्दत आती चली जा रही है, वैसे वैसे मुझे तो ये देखने में आ रहा है कि वैसे वैसे उसकी कैलोरीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, वैसे वैसे वो आपकी सेहत के लिए मज़ीद नुकसानदेह होता चला जा रहा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो फ्राइज़ आते हैं, जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं, अब वो पिज़्ज़ा फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो वो क्या हुआ, आपने उसकी कैलोरिक वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, डबल डेकर आपके बर्गर्स आ गए, तो आपने एक ही सर्विंग को इतना ज़्यादा कैलोरिक कर दिया कि वो पहले जो सिंगल कंज्यूम करता था वो अब डबल कंज्यूम करने लग गया। तो उससे क्या हुआ, आपने उसके अंदर कैलोरीज़ को और ऐड ऑन कर दिया, चिकनाई को और ऐड कर दिया, और आप अपने बच्चे को खुद ही उसकी सेहत को खुद ही ख़राब जो है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कुछ ईमेल्स की तरफ। पहली ईमेल हमारे पास आई है नादिया की कराची से, और नादिया लिखती हैं कि अक्सर बच्चों को सुबह भूख नहीं लगती तो उनको नाश्ता कैसे कराएं। ये वाकई में एक ऐसा अहम सवाल है जो मुझसे अक्सर वालिदैन करते हैं, और अच्छा हुआ कि ये एक ईमेल भी हमारे पास ऐसी आ गई तो हम इसको भी कवर करते चलें। देखें, हर बच्चे का मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है। कुछ बच्चे वाकई ऐसे होते हैं जो सुबह नाश्ता नहीं कर पाते, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये, अगर बच्चे ने रात का खाना 11 बजे खाया है और हम उसको सुबह स्कूल के लिए 6 बजे उठा देते हैं और 6:30 बजे उस बच्चे की वैन आ रही है, तो उस दरमियान में उसको सिर्फ वो आधा घंटा मिल रहा है जिसके अंदर उसने ड्रेसअप भी होना है, उसने वॉशरूम भी जाना है, उसने टीथ भी ब्रश करने हैं, उसको तैयार होके और निकलना भी। इन तमाम चीज़ों के अंदर उसके नाश्ता करने का टाइम जो है वो बड़ा लिमिटेड है। तो उस दौरान जो है वो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता और वो जल्दी जल्दी नाश्ता नहीं करना चाहता। कहीं अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे को नाश्ते में भूख लगे तो उसके लिए आपको उसको रात को 8 बजे के करीब खाना खिला देना है। अगर आप उसको 8 बजे के करीब खाना खिला देते हैं, सोते सोते उसको 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, तो फिर एक फास्टिंग पीरियड लंबा हो जाता है। जब फास्टिंग पीरियड लंबा होता है तो फिर बच्चे को अल्टीमेटली खुद भूख लगती है, और स्कूल जाने के लिए अगर आप उनको थोड़ा और पहले उठाएंगे, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल भी है ना कि आप थोड़ा जल्दी उठाएं, आप जल्दी उठाएंगे तो उसको थोड़ा मार्जिन मिलेगा ब्रेकफास्ट करने का। अगर उसके बावजूद आप ये परसू नहीं कर पा रहे और बच्चा उसके बावजूद नाश्ता नहीं करता या उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसका लंच बॉक्स जो है उसके अंदर उसके फूड को इस तरीके से रखें कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो पाए, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट, वो जो लंच वो लेके जाता है वो लंच टाइमिंग्स पे तो नहीं करता, वो 10 बजे के करीब या 10:30 बजे के करीब वो लंच करता है, तो वो उस वक्त में उसका वो नाश्ता जो है वो कवर हो जाता है अगर आप उसको प्रॉपर्ली देते हैं। फिर घर आके वो अपना प्रॉपर नाश्ता जो लंच है वो करे घर वालों के साथ। तो फोर्स नहीं करें बच्चों को, अगर आप फोर्स करेंगे तो फिर उनका दिल ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, एक और ईमेल है हमारी, और ये ईमेल हमें भेजी है सादिया ने मुल्तान से, और वो लिखती हैं कि बच्चों को कौन सा ऑयल देना चाहिए। देखें, ऑयल जो है आप कोई सा भी ऑयल कंज्यूम करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलिव ऑयल ही कंज्यूम कराएं। आप सिर्फ प्रेफरेंस ये रखें कि घी की बनिस्बत ऑयल का इस्तेमाल रखें घर में। और जो एक मेरे ख्याल में कॉल आई है, हम उसको अटेंड कर लेते हैं, फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। जी, हेलो। हेलो।
जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सायरा बात कर रही हूँ कराची से। मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी डॉक्टर साहिबा से। जी जी सायरा। अच्छा, मैं जिस तरह खजूर के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो मुझे कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। आपको अच्छा मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, मैं कही थी कि खजूर के काफी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं ना, तो खानी भी चाहिए। तो मुझे बताइए, अगर 2 साल का बच्चा हो तो उसको एक दिन में कितनी खजूर खिलाई जा सकती है? ठीक है सायरा, मैं आपका जवाब देती हूँ। अ, इन्होंने खजूर के मुतालिक मुझसे सवाल किया है। तो देखें, खजूर जो है उसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि बच्चे को एक छोटी खजूर, अगर 2 साल का बच्चा है तो आप एक छोटी खजूर 2 वक्त उसको दे सकते हैं, लेकिन उस खजूर को थोड़ा पका कर इस्तेमाल कराइए। और आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए कि जब आप उसको एक फ़ौरन से बच्चे को इंट्रोड्यूस ना कराएं 2 खजूर एक साथ। पहले आप एक खजूर इंट्रोड्यूस करा के देखें और फिर आप अगले दिन तक ये नोट करें कि उसको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा उससे, उसका जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप 1 वीक तक तो एक ही खजूर को इंट्रोड्यूस कराएं ब्रेकफास्ट में, और उसके बाद जो है फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 2 खजूरें जो है वो इंट्रोड्यूस कराते जाएं। तो बस ये इनफ होती हैं 2 खजूरें एक 2 साल के बच्चे के लिए। अच्छा जी, अब हम अपनी उस ईमेल पे जाते हैं जिनमें उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि बच्चों को कौन सा ऑयल देना चाहिए। तो वो ऑयल जो आप अपने घर में कंज्यूम करते हैं, जो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलिव ऑयल दें, आप कैनोला ऑयल भी दे सकते हैं, आप सनफ्लावर ऑयल भी दे सकते हैं, आप सरसों के तेल में भी खाना पका सकते हैं, आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम ऑयल बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन घी का इस्तेमाल ना करें। बस घी के इस्तेमाल को तर्क कर दें अपने घरों के अंदर, ताकि जो है वो आपका जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो सके। तो ऑयल आप जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो कीजिए, और जैतून का तेल भी बच्चे बहुत आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। बस अच्छी चॉइस होनी चाहिए, प्लांट बेस्ड ऑयल होना चाहिए, ताकि जो है वो आपके लिए सेहत आपकी ठीक रहे उससे। अच्छा, अब हमारे पास एक और तीसरी ईमेल है, और वो ईमेल जमीला ने भेजी है सक्खर से, और वो लिखती हैं कि मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, तो कैसे कैल्शियम को पूरा किया जाए। देखें, हमारे यहाँ बहुत इस बात पे ज़ोर दिया जाता है कि बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चे को दूध पीना चाहिए। 2 साल के बाद की हम ये बात करते हैं, ठीक है। और बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी भी होते हैं, पिकी भी होते हैं, कि वो कहते हैं कि नहीं, हमें दूध नहीं कंज्यूम करना। तो उनको फोर्स नहीं करें दूध के लिए। कैल्शियम की सिर्फ सोर्स दूध नहीं है, कैल्शियम की सोर्स हर वो फूड है जो कि दूध से बना है, उन तमाम के अंदर कैल्शियम होता है। आप उसको, बच्चों को योगर्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। योगर्ट जो है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप वो कंज्यूम कराएं बच्चे को। आप उनको चीज़ कंज्यूम कराएं, कॉटेज चीज़ कंज्यूम कराएं, चेडर चीज़ कंज्यूम कराएं। ये भी मिल्क का एक प्रोडक्ट है, तो उससे भी जो है वो उनको कैल्शियम मिलेगा। आप पुडिंग्स, आप कस्टर्ड बना के खिलाएं बच्चों को मिल्क से, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। एक कॉल आई है, वो हम लेते हैं जी। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फहीम बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी सलीम। मेरा एक सवाल था कि हम बच्चों को मूंगफलियाँ खिलाएं या नहीं खिलाएं, ये खिलानी चाहिए बच्चों को या नहीं? अक्सर बच्चे जिद करते हैं। जी, बड़ा अच्छा सवाल है मूंगफलियों के हवाले से। देखें, जब बच्चों को कोई भी चीज़ नई इंट्रोड्यूस कराई जाती है तो हमेशा पहले थोड़ी क्वांटिटी में उनको दिया जाता है, और उसके बाद ये देखा जाता है कि कोई एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं हो रहे हैं उनको। अक्सर बच्चों को मूंगफली से एलर्जीज़ होती हैं। तो हर चीज़ इंट्रोड्यूस कराते वक्त ये जहन में ज़रूर रखा कीजिए, कोई भी नई चीज़, कि आप उसको 24 घंटे का टाइम दें और उसका रिएक्शन देख लीजिए, कि अगर उसका कोई रिएक्शन नहीं है तो इसका मतलब है वो बच्चा उसको कंज्यूम कर सकता है। अगर उसको कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस होंगे तो 24 घंटों के अंदर अंदर ही वो चीज़ नमूदार होने लग जाएगी,
और आपको पता चल जाएगा कि वो बच्चा वो कंज्यूम कर सकता है कि नहीं कर सकता। मूंगफलियों में गुड फैट्स मौजूद होते हैं, मूंगफलियाँ ड्राई फ्रूट में आती हैं आपके, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। लेकिन एलर्जिक रिएक्शंस का प्रॉब्लम है मूंगफलियों के साथ, तो इसको लेते हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ नॉर्मली अमूमी तौर पे देखा गया है कि बच्चों को हो जाती है एलर्जी। लेकिन यह है कि कोई भी ऐसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने से पहले आप उसको टाइम दें और थोड़ा कंज्यूम कराएं शुरू में, और उसको देखें, और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई ऐसा इशू नहीं है तो फिर आप उसको वो कंज्यूम करा सकते हैं। और अच्छी बात है, छोटे बच्चों को कम मिक़दार में चीज़ें दीजिए, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आप फिर उसकी क्वांटिटी में इजाफा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, वो ये है टाइमिंग्स। बच्चों के खाने के औकात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बड़े फिक्स्ड होने चाहिए खाने के औकात, वरना अमूमी तौर पे बच्चा जो है वो अपने ट्रैक से हट जाता है। नाश्ता उनका प्रॉपर जो ब्रेकफास्ट विंडो है वो आपकी 7 to 9 होती है कि आप इस दौरान में बच्चे को नाश्ता जो है वो करा दें। दोपहर का खाना जो है वो 1 से लेकर 2 के दरमियान, या 1 से लेकर 3 के दरमियान जो है वो कम से कम नाश्ता लंच हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो है वो आपका 7 से लेकर रात 9 बजे तक बच्चों का खाना हो जाना चाहिए। जब तक के बच्चों के खाने के टाइमिंग्स फिक्स नहीं होंगे और प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में नहीं जाएंगे तो फिर वो सेहतमंद नहीं हो सकते। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उनके टाइमिंग्स को सही कैलकुलेट किया जाए कि उनके टाइमिंग्स जो हैं वो ठीक हैं खाने के कि नहीं। जब तक कि आप उनके रूटीन में डिसिप्लिन पैदा नहीं करेंगे उस वक्त तक बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उनका जो है वो इनटेक सही रख सकें। तो ये चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा कि टाइमिंग्स बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रोसेस्ड फूड से बच्चों को दूर रखिए। प्रोसेस्ड फूड में मैं एक बहुत ज़बरदस्त सी एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहती हूँ। हाँ, अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो, अच्छा जी एक कॉल आई है जी, मुझे डॉक्टर साहिबा ये पूछना था कि चाइल्डहुड डेफिशिएंसी जो होती है, क्या वो उसी तरीके से असरअंदाज होती है जिस तरीके से बड़े लोगों में अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो चाइल्डहुड डेफिशिएंसी पर करती है, मतलब ये क्या ज़्यादा खतरनाक होती है बनिस्बत इसके कि हमें बड़े होके किसी चीज़ में डेफिशिएंसी हो, और वो क्या फिर आगे की जनरेशन भी उससे सफ़र करती हैं? तो वो चाइल्डहुड डेफिशिएंसीज को हमें क्या बचपन में ही ट्रीट करना ज़्यादा बेहतर होता है, या फिर हम उसको नेग्लेक्ट कर दें तो उसके क्या जो है नुकसानात होते हैं बाकी की ज़िंदगी पे? बहुत शुक्रिया। चाइल्डहुड डेफिशिएंसी के हवाले से इन्होंने सवाल किया है। देखिए, एक बात तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर किसी चीज़ की कमी बचपन में ही हो जाती है तो वो आगे जाके ख़तरनाक हद तक जो है वो आपको असरअंदाज कर सकती है। तो चाइल्डहुड डेफिशिएंसीज़ जो हैं उसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है वक्त पर। बड़े होने के बाद 35 इयर्स के बाद आपके बॉडी ऑर्गन्स में भी मसले मसाइल पैदा होते हैं और आपके अंदर डेफिशिएंसीज आती भी हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। तो उस वक्त में तो एक अंडरस्टूड बात है कि चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी अगर आप एहतियात नहीं करेंगे। लेकिन चाइल्डहुड डेफिशिएंसी जो है वो टोटली आप पे डिपेंड कर रही है कि आप उस बच्चे को कितनी खुराक दे रहे हैं। मैं जेनेटिकल डिसऑर्डर की बात नहीं कर रही, मौरूसी बीमारियों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ एक नॉर्मल बच्चे की जिसके अंदर चाइल्डहुड डेफिशिएंसीज हो गई हैं कि उसको प्रॉपर फूड नहीं दिया जा रहा। तो अगर प्रॉपर फूड उनको नहीं दिया जाएगा तो ये चीज़ उनके लिए आगे जाके मसले मसाइल ज़्यादा क्रिएट करेगी। तो इसलिए बर वक्त उस चीज़ का मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो उस चीज़ को मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर निगाह रखें कि हमारे बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी तो नहीं हो रही, हमारे बच्चे के अंदर आयरन की कमी तो नहीं हो रही। ये तमाम चीज़ें देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चा चकरा के गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, इन तमाम चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं वो किसी ना किसी वजह की वजह से होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, उसके बगैर सिम्टम्स नहीं आते। तो अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसको प्रॉम्प्टली एक्शन उस पर लेना चाहिए और उसको फ़ौरन देखना चाहिए ताकि आगे की लाइफ जो है वो मुतासिर ना हो सके। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रोसेस्ड फूड में। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैं डिस्कशन करना चाह रही थी वो ये कि अमूमी तौर पे हम बच्चों को बनाना प्यूरी देते हैं। तो बनाना प्यूरी जो है आपने देखा होगा जब हम घर में बनानास को मैश करते हैं
तो वो बहुत जल्दी अपना रंग बदल लेते हैं। वो रंग बदल लेते हैं क्योंकि उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हमारे साइंस की ज़बान में ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो वो प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है कि वो अपने रंग को बहुत जल्दी बदल लेता है। इस तरह बहुत सारे आइटम्स आपके जहन में होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आलू है, लौकी है, ये तमाम चीज़ें अपने रंग को बहुत जल्दी बदलती हैं। अमरूद है। तो जब हम इनको खिलाते हैं तो हम फ़ौरी तौर पे बच्चे को कंज्यूम करा देते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बनाना प्यूरी और इस तरह के आइटम्स भी प्रोसेस्ड ख़रीदते हैं, बने बनाए ख़रीदते हैं। तो इस चीज़ को भी बहुत देखने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को ये देखें कि कहीं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स की क्वांटिटी को तो ज़्यादा क्वांटिटी तो ऐड नहीं की जा रही, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स तो ऐड नहीं किए जा रहे। अब प्रिजर्व करने के और भी बहुत सारे तरीक़े हैं, केमिकल्स के अलावा भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं एक बेहतर तरीके से, लेकिन यह है कि ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट पे जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है क्या वो इंफॉर्मेशन सही है। इस पे भी इंशाल्लाह हम एक फ़ूड लेबल्स पे भी हम अपना एक नया कोई प्रोग्राम करेंगे इस ओपीडी के प्रोग्राम में, जहाँ से मैं आपको ये चीज़ें भी सिखाऊंगी। इस हवाले से हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं बच्चों के चाइल्डहुड न्यूट्रिशन के हवाले से। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में इन तमाम सवालों का जवाब दे सकें। इजाज़त दीजिए मुझे, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।